फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये सेकंड वीडियो है PYQ जो हमारा सेशन चल रहा है। PYQ सेशन में हम लोग देख रहे हैं कैसे लॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करें और लॉजिकल कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग का उपयोग करके यूज़ करके हम कैसे करेक्ट आंसर पे अराइव करें। इसमें कोई मैजिक नहीं है, इसमें कुछ भी मैं ऐसा कुछ ओवर द टॉप बातें नहीं करूँगा। सब चीज़ें लॉजिकल होंगी और कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है जिसके पास एक बेयर मिनिमम नॉलेज है। तो हमने 14 क्वेश्चन तक कल डिस्कस कर लिया था। आज हम 15 क्वेश्चन सेट ए 2022 क्वेश्चन पेपर उससे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 15 क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द लोकसभा। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि राज्यसभा के पास वो पावर नहीं होगी, सिर्फ लोकसभा के पास है। पहला स्टेटमेंट कहता है टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, हम बात करेंगे इस पे। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये तो हमें पता है, इतनी बेसिक जानकारी तो हमें पता है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात आती है तो ये सिर्फ लोकसभा में ही किया जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ मेंशन है। तो ऐसा कोई भी कथन जिसमें ये सेकंड स्टेटमेंट दिया ही नहीं है करेक्ट है, वो तो उड़ गया। अभी ऑप्शन सी डी तो गायब है। अब हमें ये चूज करना है कि ए होगा या बी होगा। थर्ड स्टेटमेंट है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब लॉजिकल बात ये है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनका इलेक्शन जो होता है उसमें भागीदारी राज्यसभा लोकसभा दोनों की होती है। इम्पीच करना, एक प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ा पोस्ट है, उसको इम्पीच करना सिर्फ लोकसभा के हाथ में हो, ये थोड़ा सा लॉजिकल लगता नहीं है। प्रेसिडेंट को इम्पीच करना, क्योंकि ये सबसे बड़ा पोस्ट है तो सबसे टफ होता होगा। जब सबसे टफ होता होगा तो राज्यसभा की भागीदारी भी तो होनी चाहिए। तो वैसे हमें ये सोचने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने ये दोनों COD एलिमिनेट पहले ही कर लिया है। हमें देखना है टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। अगर हमें पता नहीं है तो भी हम दो ऑप्शन में आ गए, ए और बी में हमें चूज करना है। अगर हल्की सी भी जानकारी है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई तो उसके बाद जनता पार्टी गवर्नमेंट ने सीरीज ऑफ चेंजेस किए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेरेशन के लिए, जिसमें उन्होंने फिर स्पेशल मेजॉरिटी 60 डेज को 30 डेज कन्वर्ट किया। दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों क्योंकि चेक एंड बैलेंसेस रहे, तो ऐसी बहुत सारे प्रावधान हैं जिसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी लगाना अब इतना आसान नहीं रहा। तो इससे हम बी पे अराइव कर जाएंगे। अगर ये जानकारी नहीं भी पता तो भी 50-50 तक तो आ ही गए। ठीक है, सिर्फ एक को एलिमिनेट करके। अब हम देखते हैं 16 क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house. ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन लॉ। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहता है। कभी एक क्वेश्चन आया था कि एंटी डिफेक्शन का जो डेफिनीशन है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो जिससे एंटी डिफेक्शन भी होता है, क्या वो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये थीम जो एंटी डिफेक्शन ही बार बार रिपीट हो रही है, तो ये इंपॉर्टेंट थीम है, कंट्रोवर्शियल भी है। अब इसमें ये जो UPSC ने क्वेश्चन बनाया जानबूझ के जो 6 महीने तक के बाद कर सकता है, असली में 6 महीने तक कर सकता है। ठीक है, अगर डिसाइड करना तो अभी डिसाइड करो। वाई द लॉजिक बिहाइंड दिस इज कि अगर आपको किसी से भी मान लीजिए एफिलिएशन हुआ आइडियोलॉजिकली, तो 6 मंथ्स में वो आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन हो जाए। बाद में आप अगर इधर से उधर जा रहे हो तो इट मे बी ड्यू टू दी अट्रैक्शन ऑफ सम पिक्यूनरी गेन्स। तो ये एक थोड़ा लॉजिक लगाना था, जिससे कि अगर आप ये वाला स्टेटमेंट अगर रॉन्ग करो तो ऑप्शन बी 2 ओनली सही हो सकता है। फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि ये सोली इसमें कोई बहुत क्लियर लॉजिक लग रहा है। इसमें जो लॉजिक था वो ज़्यादा परफेक्ट लग रहा था, बट फिर भी कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग से दिस कैन बी ऑल्सो सॉल्व। ऐसा नहीं ये सॉल्वेबल नहीं है क्वेश्चन। अब हम आते हैं 17 क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया।
अब यहाँ पर ना वनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट, थोड़ा सा ये लॉजिक आप लगाओगे तो हो सकता है ये सही हो जाए, बट यहाँ पे वनली कारण सही नहीं है। यहाँ पे क्या है कि सॉलिसिटर जनरल की वो हैसियत ही नहीं है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की है। सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मेंशन है, ठीक है। तो सॉलिसिटर जनरल को ऐसी कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को होती है। तो ये मतलब स्टेटमेंट में जो सॉलिसिटर जनरल जबरन घुसेड़ा गया है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। अब सेकेंड स्टेटमेंट उससे भी ज़्यादा ईजी है रॉन्ग गैस करना। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन विद द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइंस। इतना तो स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल को इतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। एक आर्टिकल दे दिया, उसमें बस बयां कर दिया कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, वो तब तक रहेंगे। ये ऐसी चीज़ें तो लिखी ही नहीं है और ये कुछ बैठता भी नहीं है, तो ठीक है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी चीज़ों के बारे में तो इतना क्लियरली और डिटेल में दिया नहीं है। वो ज़्यादातर उसमें डायरेक्शंस ही सेट किए गए हैं, क्लियरली बहुत सारी चीज़ें, डेफिनीशन ये होगा वो मेंशन नहीं है, इस वजह से बहुत सारे एक्ट बनाने पड़े। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। वल्ली वाला जो चल के वो ट्रिक करते थे उनका गलती से ये सही हो गया है, ठीक है। रीज़न ये नहीं है डी होने का। अब चलते हैं 18th पे। विद रेफरेंस टू द रीट्स issued by the courts in India, consider the following statements. First है, mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. चलो अच्छा लग रहा है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब मैंडेमस वही होता है कि अगर आप अपना कार्य नहीं कर रहे हो तो उसमें है कि भाई अपना कार्य को आप करो, उसके लिए जो रिट होता है। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसमें ये बोला जा रहा है कि अगर पब्लिक ड्यूटी पे कर रहा है तो प्राइवेट कंपनी पे भी लग जाएगा। अब यहाँ लिख रहा है कि विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी क्या पब्लिक ड्यूटी नहीं करती है क्या? गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट काम पब्लिक ड्यूटी से लेना देना तो होगा ना, गवर्नमेंट कंपनी रहेगी। तो ये दोनों तो एकदम एक दूसरे को मतलब कैंसल आउट कर रहे हैं। अब या तो ये रहेगा या ये रहेगा, ठीक है। अब दोनों एक साथ तो मतलब ही नहीं बनता है कि 1 and 2 वनली हो जाए या 1 2 and 3 हो जाए, ठीक है। कोरोलरी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो अब ये दोनों तो आपका एलिमिनेट हो गया ना। अब बचा क्या? आइदर 2 and 3 वनली, ठीक है, या फिर 1 and 3 वनली। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा देखो कि कंपनी अगर एकदम गवर्नमेंट कंपनी भी होगी तो भी उस पर नहीं लगाया जा सकता। ये थोड़ा सा इन दोनों स्टेटमेंट में ये रॉन्ग लग रहा है। ये थोड़ा लॉजिकल लग रहा है कि अरे यार अगर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी अगर पब्लिक ड्यूटी कर रहा है तो उससे कोर्ट पूछ सकता है ना कि आप पब्लिक ड्यूटी ढंग से नहीं निभा रहे हो। तो ये ज़्यादा कॉमन सेंसिकली सही लग रहा है। इस वजह से जो है 1 and 3 ओनली सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं 19th क्वेश्चन पे। With reference to आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल्स मस्ट अडॉप्ट इट। मस्ट अडॉप्ट इट, कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। अभी जुम्मा डिजिटल मिशन आया, अभी से ही मस्ट। शुरू में तो वॉलेंट्री रहता, लास्ट में जाके मस्ट वस्ट जो भी है वो कर दें, वो अलग बात है। ये काफ़ी मतलब एक स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम स्टेटमेंट जा रहा है और लॉजिकल भी लग नहीं रहा है। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को अगर गलत कर दो तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अपने आप ही आपका आंसर जो है वो बी आ गया। सिर्फ एक जगह लॉजिक और कॉमन सेंस अप्लाई करने से पूरा का पूरा आंसर आ गया। अब देखिए ऐसे भी ना सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। अब डिजिटल मिशन है तो पोर्टेबिलिटी तो होना चाहिए ना, मतलब ये कॉमन सेंस से अपने आप हो जाता। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। भारी भरकम क्वेश्चन देख के लग रहा है डर जाएगा कोई इंसान, बट इजी है। विद रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। पता नहीं है, चलो
There is a second statement. There is a mandatory provision that the election of candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party. ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन हो सकता है क्या? मतलब एक कन्वेंशन बना सकते हो, बट हाउ इट कैन बी अ मैंडेटरी प्रोविजन? ये स्टेटमेंट तो अपने आप में गलत लग रहा है. चलिए एक और स्टेटमेंट आपको गलत लगेगा, कॉमन सेंस लगाइए तो. The third statement is the deputy speaker has the same power as of the speaker when presiding over the sitting of the house and no appeal lie against his rulings. अब ये तो हमें पता ही है ना कि डिप्टी स्पीकर जब प्रिजाइड नहीं करा होता तो एक नॉर्मल मेंबर होता है, जब प्रिजाइड करा होता तो उसके पास सारे पावर स्पीकर जैसी होती हैं. तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है. फोर्थ है द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज दैट द मोशन इज मूव्ड. मोशन मूव हो रहा है, सोचिए मोशन मूव होके किसका चुनाव होता है? बाय द स्पीकर एंड डली सेकेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. कहाँ से प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो रहा है इन द इलेक्शन ऑफ अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर? लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव का इतना भी घालमेल नहीं है कि उसमें प्राइम मिनिस्टर सेकंड करेगा तभी वो बनेगा. तो पूरा ही खत्म हो गया. मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस तो है ना कम से कम सिस्टम. ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल और गलत स्टेटमेंट है. तो ये दोनों तो आप ऐसे सी डी को तो ऐसे काटो और ये मैंडेटरी प्रोविजन जो है इसको भी काटो, तो आप अपने आप ए 1 and 3 ओनली पे आ जाओगे आंसर पे. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे. Among the following crops, which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? Most important जो है ना इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि लास्ट में फिर बच्चे आपस में भिड़ते हैं, कोचिंग भिड़ते हैं कि नहीं यार इससे भी निकल रहा है, इससे. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉटन, राइस, शुगर केन, वीट. अब देखो यार मीथेन ना एनारोबिक कंडीशन में ज़्यादा निकलता है. एनारोबिक कंडीशन कैसे जनरेट होती है? जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाए. अब राइस कल्टीवेशन में ना, पैडी कल्टीवेशन में वाटर में सबमर्ज रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम. अब देखो ये राइस से कितना प्यार है इनको. 21-22 क्वेश्चन दोनों राइस से ही रिलेटेड है. राइस के बारे में क्या इतना पढ़ा कि 2 क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने. ठीक है, तो एनारोबिक कंडीशन होता है तभी मीथेन निकलता है ज़्यादा. ठीक है, तो राइस से मीथेन ज़्यादा निकलेगा ये तो ठीक है. शुगर केन से मीथेन निकले नहीं निकले वो वाटर उतना यूज़ नहीं होता, वीट में भी नहीं होता, कॉटन में भी नहीं होता उतना जितना राइस में होता है. तो ये लॉजिक से अगर आपको नाइट्रस ऑक्साइड नहीं भी पता तो राइस आप गैस कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 22 को गैस करना और लॉजिकल है और कॉमन सेंस से हो सकता है. सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन in which alternate wetting and drying of rice fields is practiced results in. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कभी कभी क्वेश्चन में ही क्लू होता है. अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग. अब अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग से पता चल रहा है कि हमेशा पानी में राइस नहीं है, ड्राइंग कंडीशन में भी और वेटिंग कंडीशन में भी है. ध्यान से सुनना. अब लिखा है रिड्यूस्ड सीड रिक्वायरमेंट, नहीं पता. रिड्यूस्ड मीथेन प्रोडक्शन, हाँ भाई जब पानी में हमेशा नहीं रहेगा तो मीथेन प्रोडक्शन तो कम होगा ही. रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, हाँ जब पानी का उतना यूज नहीं है, जब अल्टरनेट ड्राइंग कंडीशन में भी है तो पंप का कम इस्तेमाल होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम होगा. तो अपने आप जो है ये दोनों सही हो गए, तो हम 2 ऑप्शन पे आ जाते हैं, या तो बी या डी. अब ऐसा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी होती है ना तो यूजुअली उसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजर भी कम होता है, सीड भी कम यूज होता है थोड़ा, तभी वो एडवांस टेक्नोलॉजी है. तो लॉजिकली ऐसे कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी ना तो उसमें ऐसे स्टेटमेंट ना जनरली करेक्ट होते हैं, ये आप ध्यान रखना. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अब इन दोनों में कोई लॉजिक नहीं लगता है, हम जबरदस्ती लॉजिक लगाने की कोशिश नहीं करते हैं. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. नामचा बारवा गढ़वाल हिमालय नहीं पता चलो, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय नहीं पता चलो, नॉक्रेक जो है सिक्किम हिमालय. यार इतना तो मेघालय पता है बेसिक, हर बुक में इतना इन्फॉर्मेशन तो हर किसी के पास होता ही है. चलो ये दोनों कंफ्यूजिंग है, मान लो नहीं पता है. तो अगर ये आपको पता है तो 2 ऑप्शन तो उड़ गए ना, 2 ऑप्शन उड़ गए, ए और बी में आप बचोगे. अब इसमें खेलो. ठीक है, अगर आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता. नामचा बारवा यार थोड़ा सा भी ज्योग्राफी याद हो तो अरुणाचल में जाके, गढ़वाल कहाँ अरुणाचल में, तो आंसर बी है. लेकिन ये तो गेस किया ही जा सकता है, 50-50 पे तो हर कोई आ सकता है. कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज. 27 नंबर क्वेश्चन है. अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान. विच ऑफ द अबव है बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान.
यार अब किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान कंफ्यूजिंग है, मैं सब मानता हूँ, बहुत पढ़े हो तो भी कंफ्यूजिंग है यार। अजरबैजान कहाँ से अफगानिस्तान से मिल जाएगा? टर्की से बॉर्डर, ईरान से बॉर्डर, कैस्पियन सी से बॉर्डर, वो अफगानिस्तान के पास कहाँ से आ गया? ये तो एकदम ही मतलब बवाल है ना। अब अजरबैजान हटाओ, देखो ऑप्शन ए कट गया, बी कट गया, डी कट गया, सी आ गया करेक्ट आंसर। भाड़ में जाए किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कौन पढ़ेगा इनमें, पागल हो जाएगा आदमी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 में। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोनोजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, पता नहीं, चलो। मोनोजाइट कंटेन्स थोरियम, ये तो पता है, चलो मतलब ये हम जानते हैं। मोनोजाइट occurs naturally in the entire Indian coastal sands in India। तो थोड़ी मर्यादा तो रखिए, मतलब एंटायर कोस्टल कहीं भी जाओ मोनाजाइट मिल जाएगा, कुछ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये स्टेटमेंट तो कोई भी हल्का सा कॉमन सेंस लगाओ तो गैस करो ये रॉन्ग है। तो कहीं भी कोई भी कोस्ट में हल्का से भी एक्सेप्शन नहीं है, इतना मोनोजाइट है, ठीक है। अब इसको काटो ना, ये काटोगे ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ जो ये दोनों क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक लॉजिक लग सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजीलॉकर, दीक्षा, विच ऑफ द अबव आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। यार जब ये आरोग्य सेतु आया था ना और ये कोविन, तभी से ये इतना ज्यादा इसका बवाल मचा, ओपन सोर्स ओपन सोर्स ओपन सोर्स, तभी इतनी बातें हुई, न्यूज़पेपर में भी आया, तो ये दोनों तो होगा ही होगा। अब जब ये दोनों एक साथ होगा तो ए या डी में कोई आंसर होगा, आंसर जो है वो डी है। 50-50 तो खेल ही सकते थे। With reference to Web 3.0, consider the following statements. Web 3.0 technology enables people to control their own data. पता नहीं। In Web 3.0 world, there can be blockchain-based social network. Blockchain keyword है यहाँ पे। Web 3.0 is operated by users collectively rather than a corporation. अब यार अगर ब्लॉकचेन होगा तो हमें पता है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, और जब ये डिसेंट्रलाइज्ड है तो कलेक्टिवली यूजर्स का होना जरूरी है, ठीक है, कॉर्पोरेशन नहीं। डिसेंट्रलाइज्ड होता है ना, हर कोई वेरीफाई करता है। ब्लॉकचेन का तो बेसिक मैकेनिज्म ये है। तो सही होगा, जिएंगे मरेंगे तो दोनों एक साथ मरेंगे, ठीक है। गलत होगा तो दोनों गलत होगा, सही होगा तो दोनों सही होगा। अब जब ऐसा है तो या तो इसका आंसर बी होगा या इसका आंसर डी होगा। अब ये कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो डेटा को कंट्रोल करना आजकल एक ये बहुत ही पॉजिटिव बात मानी जा रही है, डेटा प्रिवेसी को बढ़ावा देना हुआ। तो जब 3.0 4.0 ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है तो ये भी लग रहा है कि कंट्रोल देयर ओन डेटा भी सही होगा, आंसर डी है। बट ये पकड़ना बहुत जरूरी, कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स हैं दोनों, एक तरीका होता है। अब हम ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। SaaS बेयर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डेटा फील्ड्स, ठीक है, मान लो कैन है, एक तो कैन है तो वैसे सही होता है ज़्यादातर। SaaS users can access their data through their mobile device, चलो नहीं पता। Outlook, Hotmail and Yahoo Mail are form of SaaS। अब यार Hotmail, Outlook, Yahoo मोबाइल से तो खुलते ही हैं, खुलते कि नहीं खुलते हैं, तो सही होंगे तो ये दोनों सही होंगे। अगेन अगर ये सही है तो ये भी सही होगा, मोबाइल डिवाइस से एक्सेस होगा, तो फिर वही वाला हो गया, आइदर बी और डी एक साथ सही हुए या एक साथ गलत होंगे। अब SaaS बेयर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डेटा फील्ड्स। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, कोई भी चीज सर्विस है तो कस्टमाइजेशन तो सर्विस में होता ही है ना, कि आप कैसा सॉफ्टवेयर चाह रहे हो, तो इतना कस्टमाइजेशन तो अवेलेबल होता ही, तो ये भी तर्क संगत लग रहा है। तो डी 1 2 एंड 3। अब ये आपने देखा होगा कि कैसे लॉजिकल एनालिसिस, कॉमन सेंस, अगर इसको आप ऐसे एनालिसिस करके करोगे, आपके 10 to 15 मार्क्स तो एटलीस्ट बढ़ेंगे, एटलीस्ट। अगर 90 पे अटके होगे तो 105 पे पहुंच जाओगे, तो आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। ऐसे और मैं वीडियोस लाऊंगा। थैंक यू सो मच।